हाय बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। सो बेसिकली आज की ये जो वीडियो रहने वाली है हमारे उन बच्चों के लिए है जो अभी 10th क्रॉस करके अभी 11th में आएंगे। और सच बताऊं तो ये वो बच्चे भी देख सकते हैं जो अभी इस साल नीट 2025 देने वाले हैं। सो बेसिकली बेटा जी, आपका जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर है, ये चैप्टर की अगर मैं बात करूं, छोटू सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट का एक पार्ट है, पहला चैप्टर है। अब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर मैं बात करती हूं तो इस चैप्टर से अगर मैं नीट में बोलूंगी तो यार 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं। सो हमें प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी है कि हमें अपना नीट 1 टाइम में क्लियर करना है, ठीक है। तो जो बच्चे अभी 10th से 11th में आए हैं, है ना, मेरे नन्हे मुन्नुओं, नाउ इट्स हाई टाइम टू डिसाइड कि आपको क्या करना है। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको डॉक्टर बनना है तो बेटा जी, दिस इज द वीडियो एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म जो आपको बहुत ज्यादा चाहिए, है ना। और जो इस साल नीट 2025 देने वाले हैं उन बच्चों को भी मैं बोलूंगी कि यार ये वीडियो देख सकते हैं, इट इज अ वन शॉट, है ना, वन शॉट लेक्चर है, ठीक है, आपके ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर। सो बेसिकली जब मैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बात करती हूँ तो यार यूजुअली हमारे दिमाग में होता है कि यार ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो सिमिलर हो गया, है ना। ब्रीदिंग का मतलब यही तो होता है कि ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है कि ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी। तो बेसिकली हम जब छोटे होते हैं तब हमारे दिमाग में होता है कि यार हाँ यार ये दोनों चीजें क्या है, सिमिलर है, लेकिन यार सेम नहीं है। आपका ब्रीदिंग अलग होती है और आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस अलग होता है। सो बेसिकली हमारे पास यहां पर 2 टर्म आते हैं बेटा। 2 टर्म कौन सा है? पहला टर्म है बेटा ब्रीदिंग, ठीक है, पहला टर्म है बेटा जी ब्रीदिंग, दूसरा टर्म है बेटा जी रेस्पिरेशन, ठीक है। इन 2 वर्ड्स को बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ कंफ्यूज किया जाता है, तो अपन लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है ना। अपन लोगों को बिल्कुल सॉर्टेड रहना है कि यार ब्रीदिंग अलग है और रेस्पिरेशन अलग है। अब बेटा जब मैं ब्रीदिंग की बात करूंगी तो ये जो आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, है ना, बैठ के मेडिटेट कर रहे हो, और मेडिटेट भी नहीं कर रहे तो सांस तो ले रहे हो, बिना सांस लिए तो जिंदा नहीं रह सकते हो। तो ये जो आपका ब्रीदिंग वाला प्रोसेस है, ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये आपका ब्रीदिंग होता है, ठीक है। कौन सा होता है बेटा जी? अगर मैं बात करूं तो आपका जो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन वाला पोर्शन है, एक्सहेलेशन वाला पोर्शन है, ये आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, ब्रीदिंग वाला पोर्शन होता है। और आप देखो ये कैसा प्रोसेस है, ये आप मेहनत कर रहे हो, फिजिकली कर रहे हो, तो ये आपका बायोफिजिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको यहां पर मेहनत करनी पड़ रही है, तो ये फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब दूसरी चीज है यार रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये वो प्रोसेस है जहां पर एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। ऑक्सीजन आया है बाहर से, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया जी, और आपका क्या करेंगे, एटीपी की फॉर्मेशन करेंगे। तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जहां पर एटीपी फॉर्मेशन चल रही है। क्या चल रही है? एटीपी की फॉर्मेशन चल रही है। और अगर एटीपी की फॉर्मेशन की बात कर रही हूं तो ये एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहां पर आपका क्या चल रहा है, क्या चल रहा है बेटा, केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं जिसके वजह से आपको एटीपी मिल रहा है। अब मेरे चुन्नू मुन्नू सोच रहे होंगे कि यार ये एटीपी क्या है। तो बेसिकली बेटा जी अगर मैं बात करती हूं आपकी एटीपी की, तो जैसे आप कुछ खरीदने जाते हो, आपको पैसा की रिक्वायरमेंट होती है ना, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता आजकल। इसी तरह से जब आपकी बॉडी कोई काम करती है तो उसको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो वो जो एनर्जी है वो आपकी एटीपी है। तो ये क्या है, हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है, ठीक है। क्या होती है बेटा जी? एनर्जी करेंसी होती है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। अब यार एक क्वेश्चन ये है, क्या ब्रीदिंग के बिना रेस्पिरेशन हो पाएगा? क्या विदाउट ब्रीदिंग रेस्पिरेशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। विदाउट ब्रीदिंग बिल्कुल भी रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? मैंने अभी बोला ऑक्सीजन चाहिए होगा। ऑक्सीजन कब होगा? जब आप इनहेल करोगे, है ना, उसके अलावा तो ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला है। तो विदाउट ब्रीदिंग रेस्पिरेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा आप लोगों को, दैट विदाउट ब्रीदिंग respiration
इज नॉट पॉसिबल, रेस्पिरेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर है बेटा, बताइए, इतना क्लियर है। चलिए अब आगे आपकी एनसीईआरटी बात करती है उस पोर्शन की कि यार इंट्रोडक्टरी पोर्शन है कि यार रेस्पिरेशन क्या है और ब्रीदिंग क्या है। सो मैंने आपको बता दिया, जो इनहेल एक्सहेल कर रहे हो दैट इज आपकी ब्रीदिंग, और रेस्पिरेशन जब आप ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके आगे जाके एटीपी की फॉर्मेशन कर रहे हो। नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। सो बेसिकली हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इतने सारे जानवर हैं हमारे पास, उन सारे जानवरों के पास अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो कौन से ऑर्गेनिज्म में कैसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो हम लोग देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपकी स्किन है ना, आपकी नहीं मतलब कुछ एनिमल्स की जो स्किन होती है, इट एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, है ना। और इस तरह की रेस्पिरेशन को जो स्किन से हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होती है, उसको हम लोग कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, क्यूटीज क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्या बोलती है पब्लिक, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलती है। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, अगर रेस्पिरेशन स्किन की मदद से हो रही है, इस तरह की रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये रेस्पिरेशन आपको कहां पर देखने को मिलेगी, अर्थवॉर्म और फ्रॉग में देखने को मिलेगी। कहां देखने को मिलेगी, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग में देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट बेटा जी अगर मैं बात करूं तो दूसरी है हमारी लंग्स। अब लंग्स किसके पास है, तुम्हारे पास है ना। तो लंग्स से अगर रेस्पिरेशन हो रही है तो उस तरह की रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये आपको रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में देखने को मिल जाएगी। कहां कहां, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में एंड मैमल्स में। ठीक है, एंड बेटा जी मैमल्स में देखने को मिल जाएगी। तीसरा है बेटा ट्रैकिया की हेल्प से भी रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, ट्रैकिया। अब तुम बोलोगे मैम हमारे पास भी तो ट्रैकिया है। बेटा तुम्हारे ट्रैकिया की बात नहीं कर रही हूं मैं। ठीक है बेटा, तुम्हारे ट्रैकिया की बात नहीं कर रही हूं मैं, यहां पर बात कर रही हूं कि रेस्पिरेशन बिल्कुल आपके ट्रैकिया से ही हो, आपके ट्रैकिया से रेस्पिरेशन नहीं होती है। ठीक है, तो ट्रैकिया की जब मैं बात करती हूं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये आपको मिलती है बेटा जी कॉकरोच में। कहां देखने को मिलती है, कॉकरोच में देखने को मिलती है। उसके बाद है बेटा जी आपकी बकल कैविटी से रेस्पिरेशन हो जाना। कहां पर बेटा जी, बकल कैविटी की हेल्प से अगर रेस्पिरेशन हो रही है, अगर बकल कैविटी की हेल्प से रेस्पिरेशन होती है, उसको हम लोग कहते हैं बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है अगर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रही है, फिशेस में तो गिल्स है ना, फिशेस में गिल्स है, तो रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स कहां मिलेगी, आपके एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में मिलेगी। कहां मिलेगी, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में मिलेगी। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के अलावा आपको कहां मिलेगी बेटा जी, फिशेस के अंदर। मछली जल की रानी है और मछली के पास क्या है, गिल्स है जिससे वो रिस्पायर कर रही है। इसके अलावा एक और फाइलम है, दैट इज फाइलम मोलस्का। इससे भी क्या हो रही है, यहां पर भी हेल्प होती है रेस्पिरेशन में। ठीक है, और एक होते हैं बेटा जी जनरल बॉडी सरफेस से भी रेस्पिरेशन होती है। किससे होती है बेटा, जनरल बॉडी सरफेस से, जनरल बॉडी सरफेस से। ठीक है, और ये होती है बाय सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की हेल्प से हो रही होती है। और ये आपको कहां मिलता है, आपके स्पॉन्जेस में। कहां देखने को मिलता है, स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है, सीलेंट्रेट्स में देखने को मिलता है, और बेटा जी आपके फ्लैटवॉर्म्स में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है, फ्लैटवॉर्म्स में देखने को मिलता है। ये आपके डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, और डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिज्म में कैसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। अगर मैं बात करती हूं बेटा जी, अगर मैं बात करती हूं कि इन पर्टिकुलर आपका रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस क्या है ना, जनरल प्रोसेस की बात करती हूं
किसकी बात कर रही हूं? जनरल प्रोसेस की बात कर रही हूं, है ना। पूरा सेशन देखना, अगर तुम लोग नहीं देखोगे बेटा तुम्हारा लॉस है, मेरा लॉस नहीं है। अब मेरी बात सुनो, तो सबसे पहले क्या करूंगी मैं, अगर मैं जनरल प्रोसेस की बात कर रही हूं, सबसे पहले मैं इनहेल करूंगी, है ना। मैंने क्या किया, मैंने इनहेल करा, ठीक है। सबसे पहले मैंने इनहेल किया, ऑक्सीजन ली, है ना, और इनहेल करा। इनहेल करने के बाद ऑक्सीजन कहां गई बेटा? लंग्स के अंदर गई। अब लंग्स अपने पास तो ऑक्सीजन रखेगा नहीं ना, लंग्स को ऑक्सीजन सारे बॉडी को पहुंचानी है, उसके लिए उसको करनी पड़ेगी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होता है? लंग्स, एल्वलाई और किसके बीच में होता है? ब्लड के बीच में, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, exchange of gas between alveoli and exchange of gases between alveoli and blood। अब ब्लड के पास ऑक्सीजन हमने फेंक दी, एल्वेलाई ने क्या किया? ऑक्सीजन ली और ब्लड के पास फेंक दी। अब वो क्या करेगी बेटा? अब ब्लड क्या करेगा? अब ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, अब ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को। अब क्या होगा? अब ब्लड ट्रांसपोर्ट ही तो करता नहीं रह जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि ट्रक में मस्त लेके मैं निकला, गाड़ी लेके घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, मजे आ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। होगा क्या बेटा? अब होगा कि जो आपका ब्लड है ना, अब होगी बेटा जी दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। अब होगा बेटा जी नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में रहने वाला है? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटा जी आपके ब्लड और टिश्यूज के बीच में रहेगा, है ना। अब ब्लड ने क्या करा? टिश्यूज को ऑक्सीजन दे दी है। अब टिश्यूज क्या करेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन बंद करेंगे, और सेलुलर रेस्पिरेशन करने के बाद क्या करेंगे? एटीपी फॉर्म करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के ब्लड के अंदर फेंक देंगे। तो ये एक जनरल प्रोसेस है जब मैं बात करती हूं आपके रेस्पिरेशन का, ठीक है। जनरल प्रोसेस है जब मैं बात करती हूं आपके रेस्पिरेशन का। अब बात क्या है, यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप लोगों को ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्या पढ़ना पड़ेगा? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेरी बात सुन लो, अब जब हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात होती है तो ये स्टार्ट होता है आपके एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से। कहां से? यहां से। क्या है? यहां से। तो सबसे पहले आते हैं बेटा जी आपके एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। थोड़ा सा पतला कर लेते हैं पेन को, क्या बोलते हो? क्या बोलती है पब्लिक? क्या हम लोग थोड़ा सा पतला कर ले पेन को? कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं बेटा जी आपके एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। अब एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स कितने हैं बेटा? 2 हैं, क्योंकि ये डिवाइडेड है ना। ये डिवाइडेड है, और इस कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं? इस कंडीशन को हम लोग डायरेनस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट मेरे पास एक्स्ट्रा नॉलेज है इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो यार ये हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है जो इनहेलेशन में हेल्प करे। अगर ये बंद होते तो मुंह से सांस ले रहे होते तो फिर यार मुंह से इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, है ना। तो यहां से क्या हो रहा है? इनहेलेशन हो रही है। अब जैसे ही आप एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के थोड़ा अंदर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? नेजल चेंबर मिलेगा। और ये नेजल चेंबर भी क्या है? 2 में डिवाइडेड है, ये भी 2 में डिवाइडेड है। और इसका जो सेप्टम है, ये जो आपकी दीवार बनी हुई है, किससे बना हुआ है? ये दीवार बना हुआ है, बनी हुई है किससे? हाइलीन कार्टिलेज से। किससे बनी हुई है? हाइलीन कार्टिलेज से बनी हुई है, ठीक है। अब ये नेजल चेंबर के अंदर जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको 2 इसी तरह से इंटरनल नॉस्ट्रिल्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? इंटरनल नॉस्ट्रिल्स देखने को मिलेंगे। अब ये इंटरनल नॉस्ट्रिल्स आगे जाके कहां ओपन होते हैं? एक जगह ओपन होते हैं जहां पर फूड और एयर का मिलाप होता है। किसका बेटा? फूड और एयर का मिलाप होगा। और ये मिलाप कहां होता है? फेरिंग्स के अंदर होता है। तो फेरिंग्स क्या है बेटा जी? इट इज दी कॉमन पैसेज, है ना। ये क्या है? कॉमन पैसेज है ऑफ फूड एंड एयर। किसका कॉमन पैसेज है बेटा? फूड और एयर का कॉमन पैसेज है। और ये भूलना नहीं है, अगर भूलोगे तो बेटा जी नंबर कट जाएंगे और नंबर हमें बचा के रखने हैं, है ना। तो दिस इज दी
पैसेज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका फूड और एयर का कॉमन पैसेज कहते हैं। अब इस फेरिंग्स से थोड़ा आगे बढ़ोगे, अब तुमने क्या किया, इस फेरिंग्स से थोड़ा आगे बढ़े, आपके पास आया एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं लैरिंग्स। क्या बोल रहे हो, कंफ्यूजन हो रही है? कंफ्यूजन नहीं होनी है। लैरिंग्स का मतलब क्या है? लैरिंग्स वो जगह है जहां पर आपका साउंड बॉक्स बन रहा है, ये वो जगह है साउंड बॉक्स। और आपके जो मेल्स होते हैं, जो मेल्स, आपके मेल्स क्या है, मतलब जो मेल्स होते हैं ह्यूमन मेल्स, उनमें साउंड बॉक्स थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, अलग से दिखता है, अलग से निकला हुआ दिखता है, तो ये आपका साउंड बॉक्स होता है। इसकी वजह से ही अब मैं बोल पा रही हूं और इसकी वजह से ही आप मुझसे डाउट पूछ पाओगे। तो ये क्या है? दिस इज दी साउंड बॉक्स। ये क्या है बेटा? ये आपका साउंड बॉक्स है। और ये पता है किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है बेटा जी कार्टिलेज से। कितने कार्टिलेज है बेटा? 9 कार्टिलेज है। 9 में से बेटा 3 पेयर्ड है, तो ये 6 हो गए, और बाकी के जो 3 हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। इतना याद रखेंगे मेरे बच्चे, बता दीजिए, इतना याद रखोगे तुम लोग, याद रखना पड़ेगा, यू डोंट हैव अ चॉइस। ठीक है, अब देखो बेटा, अब क्या हो रहा है, जब इस साउंड बॉक्स से आगे जाओगे तो हमें दिखाई देगा क्या? हमें दिखाई देगा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। भैया क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। अब अगर आप इस ट्रैकिया को देखोगे, इस ट्रैकिया का हमने एक कॉमन नेम रखा हुआ है जिसका नाम है बेटा विंड पाइप। कॉमन नेम क्या है बेटा जी? विंड पाइप है। अब ये जो ट्रैकिया है, अगर इसकी टिश्यू की बात करूं, इसके पास सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। किससे बना हुआ है? सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम से बना हुआ है। ठीक है, सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम से बना हुआ है। सीलिया है अंदर, ट्रैकिया के अंदर क्या है बेटा जी? सीलिया है। सीलिया क्या करते हैं? दे मूव अपवर्ड्स। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, डस्ट आता है, तो उसको भगाने का काम कौन करेगा बेटा? सीलिया करेगा, है ना। वो अपवर्ड मूव करेगा और उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा, लंग्स तक नहीं जाने देगा। ठीक है, अब इसके अलावा जब आप इस ट्रैकिया को थोड़ा देखोगे, इसको बड़ा अच्छे से सजा रखा है। कैसे सजा रखा है? ट्रैकिया के ऊपर आपको सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स दिखेंगी। ठीक है, क्या देखेंगी? कार्टिलेजिनस रिंग्स देखने को मिलेगी। अब ये कार्टिलेजिनस रिंग्स क्यों प्रेजेंट है? ताकि आपका ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए। तो कोलैप्स ना होने के लिए ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या करती है? इस तरह से उसको पकड़ के रखती हैं ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, और यहां पर आपको ट्रैकिया के अंदर इनवॉलंटरी मसल्स यानी कि स्मूथ मसल्स भी देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या देखने को मिलेगी? स्मूथ मसल्स भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये ट्रैकिया यहां से बढ़िया चलता हुआ आ रहा है। अब वक्त हो गया है इसके डिवीजन का। ये ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कब? 5th थोरैसिक वर्टिब्रे पे। सब याद रखेंगे, ट्रैकिया डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। कहां पर? 5th थोरैसिक वर्टिब्रे में। क्या हुआ भैया? ये ट्रैकिया डिवाइड हो गया, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई के अंदर। ठीक है, डिवाइड हो गया है बेटा, यहां पर डिवीजन हो चुकी है बेटा। अब ये जो डिवीजन है ये कहां पर हुई है? ये हुई है बेटा आपके 5th थोरैसिक वर्टिब्रे पे। ठीक है, कहां हुआ है? 5th थोरैसिक वर्टिब्रे पे ये डिवीजन हो चुकी है। ठीक है क्यूटूज, बताइए क्लियर है? इतना क्लियर हुआ। अब आपका जो ब्रोंकाई बन गया है ना, अब आपका ब्रोंकाई बन गया है प्राइमरी ब्रोंकाई। आगे जाके ये फर्दर डिवाइड होगा। ठीक है, अब ये फर्दर डिवाइड होगा। देखो, प्राइमरी ब्रोंकाई था हमारे पास, ये आगे जाके सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाएगा। ठीक है, ये आगे जाके टर्शरी ब्रोंकाई बनाएगी। क्या बनाएगी? टर्शरी ब्रोंकाई बनाएगी। और ये टर्शरी ब्रोंकाई आगे जाके इनिशियल ब्रोंक्यूल बनाएगी, है ना। और फिर आपका क्या हो जाएगा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनेगा, है ना। यहां पर आ गया टर्मिनल ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई आ गई। टर्मिनल ब्रोंकाइल के बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल आ गया, इनिशियल ब्रोंक्यूल आ गया। अब ये इनिशियल ब्रोंक्यूल आगे जाएगा, फर्दर डिवाइड करेगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में कन्वर्ट होगा, टर्मिनल
ब्रोंकियोल में कन्वर्ट होगा। अब ये ब्रोंकियोल फर्दर क्या बनाते हैं, एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलर डक्ट आगे जाके एल्वेलाई बनाता है, मतलब आगे जाके कनेक्टेड होता है एल्वेलाई से, ठीक है, एल्वियोलर डक्ट और आगे जाके हमारा एल्वेलाई बन गया, ठीक है, एल्वियोलाई बन गया, ठीक है। तो ये पूरा एक पैसेज है आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब मैडम से पूछो, मैडम ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, टर्मिनल ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, है ना, सिंपल सिंपल ब्रोंकियोल क्यों नहीं बोला, इनको अलग अलग क्यों कर रहे हैं हम लोग, इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं। बेटा भेदभाव करना बड़ा जरूरी है क्या, देखो प्राइमरी ब्रोंकाई थोड़ा ब्रॉड होगा, उससे थोड़ा नैरो आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई, अब सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होगा तो वो और नैरो हो जाएगा, टर्शरी ब्रोंकाई बनेगा, और टर्मिनल ब्रोंकाई सबसे पतला वाला स्ट्रक्चर ऐसे करके। सो बेसिकली साइज का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए हमने उसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में कन्वर्ट करा हुआ है, ठीक है। अब बात यह है कि हमने बात करी थी कि ट्रैकिया के ऊपर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स है, वो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स कहां से कहां तक आ रही है बेटा, वो ट्रैकिया से शुरू होती है और इनिशियल ब्रोंकियोल पे आके खत्म हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है बेटा वो कहां से कहां होती है बेटा जी, वो आपके ट्रैकिया से शुरू होगी और खत्म कहां होगी, इनिशियल ब्रोंकियोल पे। अब बेटा एक बात बता यार, ये इनिशियल ब्रोंकियोल पे क्यों खत्म कर दी, हम तो इसको आगे बढ़ा सकते थे। हाँ भाई बढ़ा सकते थे ना, मतलब ये आगे भी होनी चाहिए थी, जब यहां तक थी तो आगे तक पहुंचता नहीं। देखो इनिशियल ब्रोंकियोल के बाद जो आगे फर्दर डिवीजन होती है वो इतने पतले हो जाते हैं स्ट्रक्चर की आपका सी शेप्ड रिंग उसको होल्ड नहीं कर पाती है, इसलिए वहां पर प्रेजेंट नहीं होती है। अब एक और चीज, अब आपका ये जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अब आपका ये जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये डिवाइडेड है दो पोर्शन में। एक है बेटा जी आपका कंडक्टिंग जोन, ठीक है, और एक है बेटा जी आपका एक्सचेंज जोन, ठीक है। एक आपका कंडक्टिंग जोन है, एक आपका एक्सचेंज जोन है। जब मैं कंडक्टिंग जोन की बात करूंगी तो यहां पर सिर्फ एयर कंडक्ट होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होगा, आपके एक्सचेंज जोन में। अब ये कहां से कहां तक है, तो बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर आपके कहां तक, आपके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक क्या है बेटा, आपका कंडक्टिंग जोन है, और बाकी जो एल्वेलाई और एल्वियोलर डक्ट वाला पार्ट है वो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज जोन में आएगा जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। अब मेरी बात एक और सुनो कि बेटा कंडक्टिंग जोन के कुछ फंक्शन है। सबसे पहले क्या करता है, एयर को क्लीन करने में हेल्प करता है ना, क्लीन करता है किसको, एयर को। दूसरा फंक्शन क्या है, एयर के अंदर मॉइस्चर ऐड करेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा एयर को, ठीक है। तीसरा फंक्शन एयर का टेम्परेचर कम करता है, ठीक है, क्या करेगा, एयर कंडीशनिंग करेगा। और एक और जो फंक्शन है दैट इज ऑल्फैक्शन, आपको जो खुशबू आती है, बदबू आती है सड़ी हुई चीज की, वो सब आपको इसी के थ्रू पता चलती है। एम आई क्लियर और नॉट, जल्दी बताइए, एम आई क्लियर और नॉट, बताओ, क्लियर तो हो जाना चाहिए बेटा। अब देखो, अब आपका दिस इज दी ट्रैकिया दिख रहा है, वो फिफ्थ थोरैसिक पे आया, डिवाइड हो गया इनटू टू लंग्स। आपके पास यहां पर आपको क्या दिख रही है, दो लंग्स दिखाई दे रही हैं, एक है राइट लंग और एक है आपकी लेफ्ट लंग। अब जब मैं बात करती हूं बेटा आपकी लेफ्ट लंग की, लेफ्ट लंग में यहां पर बेटा जी आपका हार्ट प्रेजेंट है। ये पोर्शन जहां पर हार्ट प्रेजेंट है, रुक जाओ ब्लैक से लेने दो, ये पोर्शन जहां पर आपका हार्ट प्रेजेंट होता है इसको हम लोग कहते हैं कार्डियक नॉच, ठीक है। क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच बोलते हैं, ठीक है। अब आपकी जो लेफ्ट लंग है वो डिवाइडेड होती है दो लोब्स में, इस तरह से दो लोब्स में डिवाइडेड होगी, और ये आपका सुपीरियर लोब हो जाएगा, और ये आपका इंफीरियर लोब हो जाएगा,
ठीक है, इस तरह से बना होता है इसका स्ट्रक्चर। अब मेरी आप बात सुनो, ये जिससे डिवाइडेड है इसको हम लोग कहते हैं ओब्लीक फिशर। ठीक है, क्या बोलते हैं, देखो टेढ़ा है, ओब्लीक शेप का है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओब्लीक फिशर। अब आपकी जो लंग्स है वो कवर्ड है बाय प्लूरल मेम्ब्रेन, दो प्लूरल डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये डबल लेयर्ड है और इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। अब इसका फंक्शन क्या है, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को और एक्ट करता है एज शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, ये आपके प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन है, डबल लेयर्ड है, बीच में आपका प्लूरल फ्लूइड घूम रहा है। ठीक है, क्लियर है, दो फंक्शन है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन और एक्ट करता है एज शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, क्लियर है। अब आपकी राइट लंग पे आइए। जब मैं राइट लंग पे आऊंगी बेटा, राइट लंग ऐसे ही डिवाइडेड है, राइट लंग ऐसे ही डिवाइडेड है, एक बेटा हॉरिजॉन्टल फिशर है और एक बेटा आपका ओब्लीक फिशर होता है। अब लोब अभी डिवाइडेड हो गई है ना। अब ये आपकी जो राइट लंग है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई, ये आपका सुपीरियर, ये आपका मीडियन, ठीक है, और ये आपका इंफीरियर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, आपकी कोई एक लंग होती है जो कि बड़ी होती है और एक छोटी होती है, तो वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी लंग बड़ी है और क्यों बड़ी है। अब इसके नीचे यहां पर क्या है, एक मसल है जिसको हम लोग कहते हैं डायफ्राम या फिर हम लोग बोलते हैं फ्रेनिक मसल। अब ये मसल बड़ी जरूरी है क्योंकि आगे ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में बहुत हेल्प करेगी, यही है जो हेल्प करेगी। क्लियर है बेटा, जल्दी बताइए, क्लियर है बेटा, जल्दी बताइए। अब मेरी बात सुनो, अब ये जो लंग्स है ना बेटा आपकी, बहुत नाजुक स्ट्रक्चर है ना। कैसा है बेटा, बहुत नाजुक स्ट्रक्चर है, हमने इसको बहुत अच्छे से कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, और हमने इसको एक एयर टाइट चेंबर में कवर करके रखा हुआ है, एयर टाइट चेंबर में कवर करके रखा हुआ है। कैसे, इसको आपके लेटरल ये वाला पोर्शन होता है, दिस इज द लेटरल पोर्शन, लेटरल पोर्शन से इसको रिब्स कवर करती हैं। ठीक है, रिब्स कवर करती है। ठीक है, डोर्सल ये जो आपका पीछे वाला पोर्शन है, यहां से इसको वर्टिब्रल कॉलम कवर करेगा। कौन, वर्टिब्रल कॉलम कवर करेगा। ठीक है, फिर आपका जो आगे वेंट्रल वाला पोर्शन है बेटा जी, वेंट्रल पोर्शन को कौन कवर करता है, आपका स्टर्नम कवर करता है। ठीक है, और फिर आपका जो नीचे वाला पोर्शन है, दिस पोस्टीरियर पोर्शन पे आपका डायफ्राम भैया बैठा हुआ है। तो इस तरह से हमने क्या कर रखा है, हमने बड़े प्यार से इसको बचा के रखा है इन अ एयर टाइट चेंबर, जिसको हम लोग थोरासिक चेंबर भी बोलते हैं। क्लियर है, बता दो यार, जल्दी बता दो, ऐसे विदाउट एनी ऐसे बिना किसी सोचे बता दो। ठीक है, अभी मैंने एल्वेलाई का स्ट्रक्चर नहीं बताया है, मैं बताऊंगी अभी। ठीक है, तो अभी हमारा ये क्लियर हो गया है। अब आ जाओ बेटा जी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आपको मेरे हिसाब से दो चीज याद रखनी है। जब आप ये समझोगे तो आपको दो चीज पता होनी चाहिए, है ना। दो चीज ऐसी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये आना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे हो रहा है, ये आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता है। अब मेरी बात सुनो, पहली चीज आपको क्या रखनी है याद, पहली चीज याद रखनी है कि जो गैसेस है वो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर पे मूव करेंगी। ठीक है, क्या मूव करेंगे बेटा, जो गैसेस है वो मूव करती है फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, टू लो पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पहली चीज ये याद रह गई। दूसरी चीज क्या है बेटा, दूसरी चीज है कि आपका प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब समझ आया, अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगी। ठीक है, तो ये क्या है बेटा जी, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ऐसा एक लॉ आपने अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये कौन सा लॉ है ये भी आपको मुझे बताना है इन दी कमेंट बॉक्स। ठीक है, अब बताइए बेटा, अब हमारे पास हमें देखना है कि हमारे पास दो चीजें हैं, दो मैकेनिज्म हमें पढ़ने हैं, है ना। दो मैकेनिज्म पढ़ने हैं, एक है बेटा इनहेलेशन का और एक है बेटा एक्सहेलेशन का। ठीक है,
अब मेरी बात सुनो, जब मैं इनहेलेशन की बात कर रही हूं तो ये क्या है, इनटेक ऑफ एयर है ना, इनटेक ऑफ एयर है ना, और ये क्या है, यहां पर हम लोग एयर को एक्सपेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, बाहर फेंक रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, अब हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं आपका इनहेलेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। अब आपका सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इनहेलेशन कैसे हो रहा है, अब आपको समझना है ना। सबसे पहले हम लोग ऊपर लिख देती हूं मैं ताकि तुम लोग भूलो ना, हम लोग अभी इनहेलेशन की बात कर रहे हैं, इनहेलेशन की बात कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनो बहुत प्यार से, आपको इनहेलेशन के अंदर इनटेक ऑफ एयर करना है, आपको एयर अंदर लेनी है ना, करेक्ट है। अब हमने क्या सुना था कि यार पार्शियल प्रेशर हाई से लो की तरफ मूव करती है गैसेस, तो आपको अगर एयर अंदर लेनी है तो अंदर वाला पार्शियल प्रेशर कैसा रखना पड़ेगा, आपको अंदर वाला पार्शियल प्रेशर कम रखना पड़ेगा देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना क्लियर हुआ। हमें क्या रखना पड़ेगा, हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा और देन दी आपका अंदर वाला प्रेशर दैट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, क्योंकि हमें गैस कहां मूव करानी है, अंदर मूव करानी है, लंग्स के अंदर मूव करानी है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, इसके लिए, ये करने के लिए अगर हमें अंदर का प्रेशर कम करना है तो हमें अंदर की वॉल्यूम क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी, हमें वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी। कैसे बढ़ेगी, अब ये बढ़ाने के लिए हमारे पास दो शेर हैं, है ना, दो स्ट्रक्चर है जो हमारे पास हेल्प कर रहे हैं। पहला है बेटा आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। और दूसरा क्या है बेटा आपकी डायफ्राम, जिसको हम लोग फ्रेनिक मसल भी बोलते हैं, फ्रेनिक मसल भी बोलते हैं। क्या होता है आपका EICM क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब आपका फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो क्या करेगी, देखो अपवर्ड की तरफ मूव कर जाएगी, है ना, अपवर्ड मूव कर गई, अपवर्ड की तरफ, सॉरी, जब आपकी फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और वो क्या हो जाएगी, वो पहले डोम शेप थी वो सीधी हो जाएगी, डोम शेप थी वो सीधी हो जाएगी, है ना, वो क्या हो जाएगी, आपका फ्लैटन हो जाएगी, फ्लैटन हो जाएगी। सोचो पहले ऐसी थी, अब ऐसे हो गई तो वॉल्यूम बढ़ गई, यानी कि इससे आपकी एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम इंक्रीज होती है। क्या होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। अब वहीं पर EICM जब कॉन्ट्रैक्ट करी तो रिब्स बाहर को आए, रिब्स बाहर आए तो आपकी डॉर्सोवेंट्रल वॉल्यूम भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। रिब्स बाहर आए, रिब्स कम आउट, जिसके वजह से क्या हुआ, डॉर्सोवेंट्रल वॉल्यूम जो है बेटा वो क्या हो गई बेटा जी, आपकी इंक्रीज हो गई। अब हमने वॉल्यूम बढ़ा दी है, वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो बेटा प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो एयर विल मूव इन। समझ आई, इस तरह से हमारा इनटेक ऑफ एयर चलता है। अब इसी तरह से आपका क्या चलता है, इसी तरह से बेटा जी आपका एक्सलेशन का मैकेनिज्म होता है, एक्सलेशन का मैकेनिज्म होता है। अब एक्सलेशन में क्या करना है, देखो एक्सलेशन में आपको एयर बाहर फेंकनी है तो आपको अंदर का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें कम रखना है और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हमें ज्यादा रखना है, ठीक है, ठीक है, पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा रखना है, ठीक है। अब हमें यहां पर क्या करने का है, वॉल्यूम ज्यादा करनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी, तभी हमारा प्रेशर बढ़ेगा, है ना। ये वाली सिचुएशन हमें क्रिएट करनी है। कैसे क्रिएट होगी मैं बता देती हूं यार, नहीं पता होगा तुम लोग को, नहीं पता तो यार सुन लो, पता है तो रिवाइज कर लो, है ना, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर भी दो चीजें पार्टिसिपेट कर रही है, आपका EICM और आपका फ्रेनिक मसल, ठीक है। फ्रेनिक मसल ये क्या करेगा, ये रिलैक्स करेगा, ये भी रिलैक्स करेगा, ये दोनों रिलैक्स करेंगे तो आपकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम बेटा कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम होगी प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो आपका एयर क्या हो जाएगी, मूव आउट हो जाएगी। क्लियर है। इस तरह से आपका पूरा एक्सलेशन चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फोर्सफुल ब्रीदिंग में हमारी एक और मसल
ये तो बात होगी बेटा जब हम लोग बात कर रहे हैं कौन सी ब्रीदिंग की, जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फोर्सफुल ब्रीदिंग में क्या चल रहा है। फोर्सफुल ब्रीदिंग में जब तुम मेडिटेट करते हो तो हमारी एब्डोमिनल मसल्स और आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प करती हैं इन दी केस ऑफ फोर्सफुल ब्रीदिंग, ठीक है। क्लियर है? जल्दी बता दो, इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ क्या बेटा लोग? क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। अब आप याद रखो ये वो टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन आएगा नीट में, हर साल इससे क्वेश्चन आया। लास्ट 6 साल की बात बताऊं तो हर साल आया, सिर्फ 1 साल छोड़ के। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब मेरी सुनो, अब आप क्या करोगे, देखो हमारे पास कुछ वॉल्यूम है, पहले हम लोग वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे। वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक ऐसे करके डब्बा बनाना है। जिसने मेरे से पहले पढ़ रखा है उसने ये डब्बा बना रखा होगा, जिसने नहीं पढ़ा है बेटा तुम अब डब्बा बना लो, है ना, कुछ ज्यादा मुश्किल वाली बात है नहीं। हमें डब्बा बनाना है और हमें कंपार्टमेंट्स कितने बनाने हैं इसके अंदर, 1 2 3 एंड 4 कंपार्टमेंट्स हमें बनाने हैं। 1, क्या बात है, अरे 1, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इससे एक और कंपार्टमेंट बना लेंगे। तुम्हारे पास ये शक्तियां नहीं हैं और इससे हम लोग एक और कंपार्टमेंट बना लेंगे। तो ये हमारे पास 4 कंपार्टमेंट्स रहे, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब क्या हो रहा है देखो, अब सबसे पहली वॉल्यूम है हमारी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, जो हम लोग नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं वो हमारी टाइडल वॉल्यूम होती है। क्लियर है? जो हम लोग नॉर्मल इनहेल किया, नॉर्मल एक्सहेल किया, वो हमारी टाइडल वॉल्यूम है। तो मानो ये हमने नॉर्मल इनहेल किया, ये हमने एक्सहेल करा, तो ये हमारी जो वॉल्यूम है ये हमारी टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम है, कितनी होती है ये टाइडल वॉल्यूम, अगर आपसे पूछेगा कोई, आपको बतानी है 500 ml। कितनी होती है ये होती है बेटा जी 500 ml, ठीक है। क्लियर है? अब दूसरी आती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जब मैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करती हूं तो ये वो वॉल्यूम है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है जो आप इंस्पायर कर सकते हो, आप इनहेल कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये नॉर्मल वाली होगी टाइडल वॉल्यूम, एक होगी वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो आप इंस्पायर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई बेटा आपकी नॉर्मल वाली एयर और ये होगी आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जिसको हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, जो आप इंस्पायर कर सकते हो, ठीक है। ये कितनी होती है, 2500 से 3000 ml होती है। कितनी होती है बेटा जी, 2500 से 3000 ml होती है। क्लियर है? बताइए फटाफट से, क्लियर है? अब इसी तरह से हमारे पास क्या होती है, एक वॉल्यूम होती है जिसका नाम है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक तो बेटा जी ये तो हो गई वो वॉल्यूम जो नॉर्मल आप एक्सपायर कर सकते हो, है ना। नॉर्मल आप मैं पढ़ा रही हूं, मैं एक्सपायर कर रही हूं, तुम पढ़ रहे हो तुम एक्सपायर कर रहे हो। लेकिन वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो आप एक्सपायर कर सकते हो यूजिंग योर एब्डोमिनल मसल एंड फ्रेनिक मसल, वो आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है और ये होती है 1000 से 1100 ml। कितनी होती है, ये होती है बेटा जी 1000 से 1100 ml। क्लियर है? क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, ये हो गई। और एक होती है बेटा जी रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा आपकी लंग्स में रहती है ताकि आपकी लंग्स कोलैप्स ना हो जाए। तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है। ये आपका क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम है। और ये कितनी होती है, इट इज 1100 से 1200 ml, ठीक है। ये कितनी होती है, 1100 से 1200 ml होती है। क्लियर है बेटा? बताइए क्लियर है बेटा, इतना बताइए क्लियर है। अब ये तो हो गई वॉल्यूम्स। अब आ जाते हैं कैपेसिटी पे। हमारे पास सबसे पहली कैपेसिटी है बेटा जी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सबसे पहली कैपेसिटी है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर जो हम इनहेल कर सकते हैं और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल कर सकते हैं, उन दोनों को मिला के हमारे पास क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है। तो हमारे पास टीवी प्लस आईआरवी इक्वल्स टू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्लियर रहेगा? नॉर्मल और एक्स्ट्रा को दोनों को मिला के वो हमारी कैपेसिटी हुई, ठीक है। क्लियर रहेगा? फिर आ जाती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। जब मैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करूंगी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या आएगा, नॉर्मल एयर जो हम एक्सपायर कर सकते हैं प्लस दी एक्स्ट्रा एयर, यानी कि टीवी
प्लस ERV आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी। TV प्लस ERV आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी। इसके बाद आती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी। सो वाइटल कैपेसिटी क्या है? वो अमाउंट ऑफ एयर जो आप इनहेल भी कर सकते हैं, एक्सहेल भी कर सकते हैं, है ना। नॉर्मल के अलावा कौन सी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल कर सकते हैं और कौन सी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो आप इनहेल कर सकते हैं। सो बेसिकली टीवी क्या है? देखो किससे लिखूं जो अलग दिखे, ये इससे लिख देती हूं। टाइडल वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी क्या है? टीवी प्लस IRV नॉर्मल प्लस आपकी मैक्सिमम जितनी आप इंस्पायर कर सकते हो और मैक्सिमम जितनी आप एक्सपायर कर सकते हो, वो आपकी वाइटल कैपेसिटी हो गई। वहीं पर एक आती है आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वो अमाउंट ऑफ एयर जो आप क्या आपके लंग्स के अंदर है, आपके पास प्रेजेंट है, बस आप उसको बाहर नहीं निकाल रहे हो, है ना, मतलब एक्सपायर नहीं कर रहे हो। तो वो कौन सी है? एक तो आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जो आपके पास है लेकिन आप उसको बाहर नहीं फेंक रहे हो, और एक रेजिडुअल वॉल्यूम जो आपने बिल्कुल बचा के रखी है। तो ERV प्लस RV, है ना, ERV प्लस RV। तो ये आपकी दिस पिंक से करते हैं, दिस पोर्शन ERV प्लस RV आपकी FRC होगी। FRC इक्वल्स टू ERV प्लस RV, ये आपकी क्या हो गई बेटा जी? आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो गई। और एक होती है बेटा जी आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूंगी तो आपका टोटल ये हो गया। तो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी हो गई? देखो ये पूरा क्या है? वाइटल कैपेसिटी है, और आपकी ये वाली वॉल्यूम तो आपकी ये रेजिडुअल वॉल्यूम है। तो ये आपकी टोटल लंग कैपेसिटी हो गई है। क्लियर है? बता दो, समझ आ गया? एक और बार देख लेना, फिर से पीछे करके समझ आ जाएगा, इतना गारंटी दे सकती हूं। पूरा बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप जो NCERT में लिखा है ना वो नहीं समझ आ पाएगा, मैं बता रही हूं आपको। ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है और बहुत क्लियर कंसेप्ट के साथ बताया है, ठीक है? ओके बेटा, अब नेक्स्ट आ जाओ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब आ जाओ मुद्दे पे। ब्रीदिंग हमने पढ़ ली, अब आ जाओ बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस की कैसे हो रही हैं, ठीक है? अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह होता है ना। हमने पढ़ा था कि यार दो जगह एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रही है। पहली चल रही है एल्वेलाई और ब्लड वेसल के बीच में, एल्वेलाई एंड ब्लड वेसल के बीच में, और दूसरी चल रही है ब्लड वेसल और टिश्यू के बीच में, ब्लड वेसल एंड टिश्यू के बीच में, ठीक है, एंड टिश्यू के बीच में चल रही है। अब यहां पर भी आपको कुछ चीजें याद रखनी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ठीक है? सबसे पहले जो पार्शियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उसके वजह से गैस मूव कर रही है ना। अगर कहीं हाई है तो लो की तरफ मूव करेगी, अगर दोनों सेम रहेगा तो मूवमेंट नहीं हो सकती है। फिर उसके लिए हमें दूसरे पॉइंट पे जाना पड़ेगा। तो आपको पहली चीज पॉइंट टू रिमेंबर है कि पॉइंट टू रिमेंबर क्या है? पहला पॉइंट टू रिमेंबर है, सबसे पहली चीज आपको जो याद रखनी है, दैट गैसेस मूव ड्यू टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस, है ना। और कैसे मूव करेगी बेटा? हाई टू लो मूव करती है। क्या मूव करेगी बेटा? हाई टू लो मूव करेगी। दूसरी, जो गैस जितनी ज्यादा सॉल्युबल होगी वो उतनी तेजी से एक्सचेंज होगी, है ना। तो जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, दूसरा पॉइंट है, जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी है उतना ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, इतना ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट, अब तीसरी चीज जिसके ऊपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड करती है वो है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अगर कोई मोटी मेम्ब्रेन है उसके में से एक्सचेंज होने में टाइम लग जाएगा, और अगर कोई पतली मेम्ब्रेन है वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत इजीली हो जाएगी। तो हमारा तीसरा जो है वो है थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो प्रेफरेबली क्या होनी चाहिए?
प्रिफरेबली क्या होनी चाहिए बेटा जी, वो आपकी थिन होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए ना, लेस देन 0.01 mm, ठीक है, इतनी कम है हमारी एल्वेलाई के केस में, ठीक है। अब एक और चीज बताती हूं, अब एक फैक्ट की बात लगाऊं, देखो यार तुम लोग को लगता होगा कि ऑक्सीजन के लिए तो बिल्कुल पागल है आपका ब्लड, है ना, दीवाना है, ऐसा नहीं है ना, ऑक्सीजन के लिए नहीं है। आपको मैं बताती हूं दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्युबिलिटी of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than oxygen। यानी कि अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में है तो आपका ब्लड कौन चेक किसको वो करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको चूज करेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेफर करेगा, फिर आपका ऑक्सीजन को, और इससे भी पहले पता है किसको प्रेफर करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को। यानी कि मैं हमेशा बोलती हूं, जिन बच्चों ने पढ़ा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बीवी है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी फ्रेंड है, और ये आपकी सिर्फ नॉर्मल दोस्त है, हाई हेलो वाले दोस्त है ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अलावा आपको ये चीज याद रखनी है। अब आपको दूसरी चीज क्या याद, ये आपको ये जो टेबल दिख रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऑक्सीजन का क्या पार्शियल प्रेशर है और कार्बन डाइऑक्साइड का, एल्वेलाई का, इसका, इसका, इसका। अब देखो ध्यान से देखो, ये पार्शियल प्रेशर आपको याद रखने हैं। फिर एक डायग्राम आपको ये दिख रही होगी। अब यहां पर देखो, मैंने क्या बोला, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ गैस मूव करती है। बाहर इंस्पायर जो बाहर एटमॉस्फेरिक एयर थी, वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था, 159 था। कहां कितना था, 159 से 104 की तरफ आ गई। 104 से अब आपकी पल्मोनरी आर्टरी की बारी है, पल्मोनरी आर्टरी की बारी है, जहां पर क्या है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी की बात करूंगी तो वहां पर क्या आएगा बेटा, आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, तो 40 है ना। तो अब क्या हुआ, यहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड, अच्छा सॉरी, पहले पल्मोनरी वेन में जाएगा, पल्मोनरी वेन में भी जो ब्लड है, पल्मोनरी वेन में भी जो ब्लड है बेटा जी, पल्मोनरी वेन में भी जो ब्लड है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है 95 है, तो 104 से 95 में गया, घूम रहा है, मस्त घूम रहा है, मस्त घूम रहा है। और टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 40 है। तो देखो आप अगर देखोगे यहां से यहां आया, हाई टू लो आया, यहां से आया, हाई टू लो आया, यहां से यहां आ जाएगा तो भी हाई टू लो आएगा। इस तरह से आपकी गैसियस एक्सचेंज होती है, और गैसियस एक्सचेंज के लिए आपको यह टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सारी मूवमेंट ऑफ गैसेस हो रही है। और आपके कार्बन डाइऑक्साइड के पास एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है कि यार वो सॉल्युबल ज्यादा है आपकी ब्लड के अंदर, क्लियर है, वो सॉल्युबल ज्यादा है आपके ब्लड के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। अब आ जाओ बेटा आपके एल्वेलाई पर, है ना। अब मैडम बहुत देर से बोल रही हैं एल्वेलाई एल्वेलाई एल्वेलाई, कहां है ये एल्वेलाई, देखो मैं आपको बताती हूं। एल्वेलाई क्या है, एल्वेलाई जैसे सेल आपकी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ना, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एल्वेलाई की। अगर मैं बात करूं, एल्वेलाई क्या है, इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की आपकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, क्लियर है। अब आप देखिए, ये जो आपकी एल्वियोलर वॉल है, ये जो आपकी एल्वियोलर वॉल है, इट इज, दूसरा पेन ले लेते हैं, इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम ही क्यों यूज हुआ है, हमें पतली मेम्ब्रेन चाहिए थी, याद आया। पतली मेम्ब्रेन कैसे मिलेगी, जब हम लोग थिन फ्लैट सेल्स की मेम्ब्रेन बनाएंगे, वो हमारी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, थिन सेल्स की बनी होती है, ठीक है। अब यहां पर देखो, कोई एक सेल है जो कि आपका थिक सेल है ना, वन सेल्ड होती है, सिंगल लेयर होती है, एक थिक सेल मिलेगा। अब ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम की लेयर है, अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर हमें दो तरह के सेल्स मिल जाएंगे। एक है बेटा जी न्यूमोसाइट्स 1, न्यूमोसाइट 1, और एक है बेटा जी न्यूमोसाइट 2, न्यूमोसाइट 2। अब ये जो न्यूमोसाइट 1 है, ये वो सेल्स हैं जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है।
और ये जो न्यूमोसाइड 2 है ये क्या करते हैं, ये लेसिथिन बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, ये फॉर्म करते हैं लेसिथिन। भैया लेसिथिन क्या है मैडम, लेसिथिन क्या है बेटा, लेसिथिन एक सर्फेक्टेंट है जो कि हेल्प करता है एल्वेलाई को अपनी पोजीशन में रहने के लिए, ताकि एल्वेलाई कोलैप्स ना हो जाए। तो ये क्या है, लेसिथिन एक सर्फेक्टेंट है, एक सर्फेक्टेंट है। और अगर मैं स्ट्रक्चरली बात करूं तो ये क्या है बेटा जी, एक फॉस्फोलिपिड होता है। क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। और ये प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट एल्वेलाई टू कोलैप्स। ठीक है, एल्वेलाई को कोलैप्स होने के लिए प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये आपकी रुक जाओ दूसरा कलर, ये जो मैं ब्लैक से बनाने वाली हूं, दिस इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन। और फिर आपका ये एंडोथीलियम है जो कि आपकी ब्लड वेसल की लेयर है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के दौरान आपकी ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को 3 लेयर तोड़नी पड़ रही है। कौन सी से पास आउट होना है, पहली आपकी एल्वियोलर वॉल हो गई, फिर आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और फिर आपकी ब्लड वेसल की लेयर होगी, दैट इज एंडोथीलियम। क्लियर है बेटा, जल्दी बता दो, क्लियर है बेटा, जल्दी बता दो। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे हो रहा है ना। अब देखते हैं बेटा जी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो कैसे रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। अगर मैं ये देखूंगी, अगर मैं ये देखती हूं तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन 2 पार्ट्स में होता है। 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू हीमोग्लोबिन। किसके थ्रू बेटा जी, हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। ठीक है, और बाकी का 3% कैसा होता है, डिसॉल्व्ड फॉर्म में हो जाता है ना, प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म में चला जाता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है बेटा जी, बेसिकली एक तरह का क्या है, एक तरह का क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है, प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन है इस तरह का स्ट्रक्चर है, बीच में Fe प्रेजेंट है। ठीक है, और एक हीमोग्लोबिन, और जो आपका एक हीमोग्लोबिन होता है, एक हीमोग्लोबिन 1 हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। और किस फॉर्म में कैरी करता है, ये फॉर्म होता है HbO2, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर हुआ, किस फॉर्म में चलता है, ऑक्सी HbO2 के फॉर्म में चलता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है, क्लियर है। अब मेरी बात बताओ, अब ये जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एक दूसरे से बाइंड करते हैं, जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड करेंगे, वो बाइंड करते हैं इन दी फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस से बाइंड करेंगे, कोई नहीं बताता है, मैं बता रही हूं, इसलिए याद रखिएगा, है ना, किसके फॉर्म में बाइंड करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन के फॉर्म में बाइंडिंग होती है। ठीक है, अब मेरी बात नेक्स्ट सुनिए, अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, जब ऑक्सीजन बाइंड करता है उसको कहते हैं हम लोग एसोसिएशन। जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन से दूर होता है, सेपरेशन होता है, इन दोनों का ब्रेकअप होता है, उसको हम कहेंगे डिसोसिएशन। ठीक है, अब देखो ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व है, अगर आप इसी में देखेंगे तो हमें 2 कंडीशन पढ़नी है ना। दिस इज दी 50% सैचुरेशन, दूसरा कलर ले लेते हैं, रुक जाओ, ये क्या है, ये आपका 50% सैचुरेशन है। ठीक है, तो आपके पास एक रेड से बना हुआ है, रुक जाओ, 50%, एक तो नॉर्मल वैल्यू ये रही, ये आपकी P50 वैल्यू है, दिस इज योर P50 वैल्यू। ठीक है, फिर एक हमने किससे बनाई है, रुक जाओ यार, ये इरेजर दोनों पिंक से नहीं बना सकते ना हम लोग, रुक जाओ, वेट करो गाइस, वेट करो, है ना, पहले से नहीं बना के लेके आई हूं ना मैं, तुम्हें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले से क्यों नहीं बना के आई हूं, ताकि तुम देखो। ठीक है, दिस इज योर P50 वैल्यू, है ना। P50 वैल्यू होती है कि जब आपके 2 ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर चुके हैं, है ना, वो आपकी P50 वैल्यू है। ठीक है, जब आपके 2 ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर चुके हैं, दैट इज योर P50 वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास 2 कंडीशन है, एक जब ग्राफ जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, एक जो आपका ग्राफ है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात ना बहुत प्यार से सुनिएगा। एक पोजीशन है जब वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, और एक पोजीशन है जब वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब आप देखो, अब आप बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, P50 वैल्यू
अगर वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो P50 वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ना। जब वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो आपकी P50 वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर P50 वैल्यू कम होगी उसका मतलब होता है कि आपका ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी अच्छी खासी है। क्योंकि खुद सोचो, एक आप मेट्रो से उतरे हैं, आपके सामने 2 ऑटो हैं, आपको कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है। अब आपको पता है वो पूरी सवारी भरे बिना तो जाएगा नहीं, है ना। तो वो एक ऑटो में 2 लोग बैठे हुए, 2 सवारी बैठे हुए हैं, और एक ऑटो में एक ही सवारी बैठा हुआ है या एक भी सवारी नहीं है। तो आप कौन से ऑटो में बैठोगे, आप उसमें बैठोगे ना जिसमें 2 भरे हुए हैं। तो ये वो केस है जब आपकी बाइंडिंग एफिनिटी बड़ी तेज है। P50 की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज्यादा बाइंडिंग एफिनिटी की वैल्यू होगी। तो अब ये केस में क्या होगा, ये वो केस है जहां पर बाकी के 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पहले आके जुड़ेंगे, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन की एसोसिएशन हो रही है। P50 वैल्यू कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ साथ बेटा जी इसका pH ज्यादा होगा, और इस पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और साथ की साथ H+ आयन भी कम होता है। और ये वो कंडीशन है जब एसोसिएशन हो रहा है, जब क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। वहीं पर आप दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन में P50 वैल्यू बढ़ गई है, P50 वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। अब जब P50 वैल्यू बढ़ेगी बेटा तो तुम खुद सोचो, अगर वो बढ़ रही है यानी कि अभी ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा नहीं है, उस ऑटो में सवारी बैठ ही नहीं रहा है ना, तो ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा नहीं है, ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा नहीं है, यानी कि उस समय ऑक्सीजन आपके हीमोग्लोबिन से अलग हो रहा है। तो जब आपका ग्राफ राइट शिफ्ट करेगा उस समय क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। और इस केस में आपकी P50 वैल्यू क्या है, ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तो pH भी कम होगा, और इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, और H+ की कंसंट्रेशन भी ज्यादा है। ठीक है, ये आप याद रखोगे, ये आप याद रखोगे, जल्दी बताओ, ये आप याद रखोगे, जल्दी बताओ। अब बताइए, देखो अगर मैं आपको पूछूंगी अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में कितना होना चाहिए, तो 14 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होना चाहिए, है ना। जिसमें से अब आपकी जो, अगर मैं पूछूंगी, अगर आप एक 100 ml ऑफ ब्लड की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हो, कितनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये याद करने वाली चीज है और भूलने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब देखो भैया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो देखो जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट की बात करती हूं तो ये 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। ठीक है, 3 फॉर्म में। ठीक है, एक तो आपके डिसॉल्व्ड फॉर्म में, सीधे डिसॉल्व हो गया प्लाज्मा में, डिसॉल्व्ड फॉर्म में कितना, 7%। दूसरा हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के, कितना हीमोग्लोबिन के साथ, 23%। किस फॉर्म में, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ठीक है, दूसरा कौन से फॉर्म में बेटा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ठीक है, कितना परसेंट, 23%। और बाकी सारा 70% जाता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स कितना बेटा जी, बाकी का 70%। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। ठीक है, हाँ चलो, अब मानो ये आपकी क्या है, ब्लड वेसल है। दिस इज योर ब्लड वेसल। ठीक है, ये आपकी ब्लड वेसल है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लेके आएंगे। टिश्यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। हमने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड ली और ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर आ गई। ठीक है, तो 7% जो थी बेटा वो तो प्लाज्मा के फॉर्म में चली गई, डिसॉल्व फॉर्म में। ठीक है, बाकी आपका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में चली गई, है ना। 23% किसके फॉर्म में चली गई, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में चल गई, है ना, कार्ब अमीनो HB के फॉर्म में चली गई। अब बाकी का क्या हो रहा है, देखो
देखो मेरी बात, क्या हो रहा है, अब आपके पास एक आरबीसी है यहां पर, दिस इज योर आरबीसी, ठीक है, दिस इज योर आरबीसी। अब मेरी बात सुनो, हमारे पास ये जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है, ये भी कहाँ हुआ है, आपके आरबीसी के अंदर। अब आप बाइकार्बोनेट वाला ढंग से सुनिएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड आया, कार्बन डाइऑक्साइड आया, वो टकराया किससे, पानी से, पानी के साथ मिलके इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, Ca क्या है, Ca इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इसने क्या बनाया, इसने बनाया इसने बनाया H2CO3, इसने क्या बनाया, H2CO3। अब ये H2CO3 क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, किस में बेटा, H प्लस में और HCO3 नेगेटिव में, ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो गया। अब क्या होता है बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब क्या होता है, ये HCO3 बाहर आ जाता है, आरबीसी से बाहर आ गया, ठीक है, और यहां पर क्या घूम रहा था, यहां पर NaCl घूम रहा था, NaCl से HCO3 नेगेटिव टकराया और उसने क्या करा बेटा, उसने NaHCO3 बनाया और Cl माइनस को अलग फेंक दिया, है ना, ये वही है कि नई गर्लफ्रेंड मिल गई, पुरानी वाली को छोड़ दिया, ठीक है। अब बेचारी ये जो लड़की है, ये जो हमारा क्लोरीन है, इसने सोचा यार अंदर का जो इक्विलिब्रियम है जो कि खराब हो गया है आपके HCO3 के बाहर आने से, उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती हूं, तो Cl माइनस अंदर चली जाती है। इसको हम लोग कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं बेटा जी क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा जी, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं हैमबर्गर फिनोमिना। क्या बोलते हैं, हैमबर्गर फिनोमिना बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। क्लोराइड क्यों गई क्लोरीन अंदर, क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का था, ठीक है, उसको क्या करने का था, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का था, ठीक है। अब ये तो बात हो गई यार कि टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आई, है ना। अब देखो सुनो मेरी बात, ये जो NaHCO3 बना था, अब इसी फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करती है ना, इसी फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करती है, लेकिन क्या आप लोग NaHCO3 एक्सेल आउट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, है ना। NaHCO3 तो आप एक्सेल आउट नहीं कर पाओगे, है ना, तो आपको वापस कार्बन डाइऑक्साइड बनानी होगी। अब मेरी बात सुनो, अब दूसरा पोर्शन देखो, अब दूसरा क्या होगा, देखो हमारे पास फिर से हमारे पास अब NaHCO3 कहां पहुंच गया है, एल्वेलाई के पास पहुंच गया है। अब उसको एल्वेलाई को क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड देनी है। तो अब देखो हमारे पास NaHCO3 था, एल्वेलाई के पास पहुंचते ही रंग बदल लेता है ये, ठीक है, ये टूट जाएगा Na प्लस और HCO3 नेगेटिव में, ठीक है, Na प्लस और HCO3 नेगेटिव में। अब ये HCO3 नेगेटिव भी क्या है, ये हमारा क्या था, रुक जाओ, हमारे पास आरबीसी थी बेटा, है ना, ये HCO3 नेगेटिव जैसे ही टूटेगा ये वापस आरबीसी के अंदर चला जाएगा। अब अंदर कौन था, अंदर क्लोरीन था ना, अब वो क्लोरीन वापस कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब ये जो Na प्लस से और Cl माइनस बनेंगे और NaCl बन जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया है, अब हमारा HCO3 नेगेटिव अंदर फिर से आरबीसी के अंदर पहुंच चुका है। अब यहां पर बेचारा एक H प्लस था जो रह गया था, यहां पर बेचारा एक H प्लस था जो रह गया था, अब ये H प्लस से जुड़ेगा, H प्लस से जुड़ेगा और ये क्या बनाएगा, H2CO3 बनाएगा। अब ये H2CO3 फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस के फॉर्म की मदद से टूटेंगे और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड H2O बनाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर आपकी एक्सचेंज हो जाएगी विद दी एल्वेलाई, और ये आपका पूरा प्रोसेस जितना प्रोसेस हुआ था वो रिवर्स हो गया। अब यहां पर देखो फिर से क्या हुआ, यहां पर रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट हुई। क्यों शिफ्ट हुई, फिर से भाई मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट हुई, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं हॉल्डेन इफेक्ट, ठीक है। ये जब रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होती है इसको हम लोग कहते हैं हॉल्डेन इफेक्ट। क्लियर है बेटा, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, बताइए इतना क्लियर है। अब आपका एवरी 100 ml ऑफ, ये भी आप याद रख लो और ये भूलना नहीं है, दैट एवरी 100 ml of deoxygenated blood transport 4 ml of
कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आप याद रखेंगे। इस तरह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में आपकी एनसीईआरटी बात करती है, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को कैसे कैसे रेगुलेट कर रखा है? सो बेसिकली हमारे पास एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, ठीक है। और ये कहां प्रेजेंट है बेटा जी? आपके ब्रेन के एक पोर्शन में प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। कहां प्रेजेंट होता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा वी हैव न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये कहां प्रेजेंट होता है? बिल्कुल इसके बगल वाले घर में है जिसको हम लोग कहते हैं पॉन्स, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास प्रेजेंट होता है कीमो सेंसिटिव रीजन, ठीक है। एक हमारे पास क्या है? कीमो सेंसिटिव रीजन है। अब यार नाम से पता चल रहा होगा कि यार कीमो सेंसिटिव है ना, किसी चीज को लेके सेंसिटिव होगा। ये भी कहां है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। ये सेंसिटिव है बेटा जी आपके कार्बन डाइऑक्साइड और H+ को लेके। अगर H+ और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो ये इनको एक्टिवेट कर देगा, और ये एक्टिवेट करके क्या कराएगा? ये आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर देगा ताकि ऑक्सीजन का अमाउंट भी बढ़ जाए, ठीक है, ताकि आपका ऑक्सीजन का अमाउंट भी बढ़ जाए। और यही पॉन्स है, यही आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जो आरआरसी को भी मॉडरेट करेगा। क्लियर है? अब आपको एक और चीज बताऊं, इतना ऑक्सीजन इतना ऑक्सीजन इतना ऑक्सीजन कर लिया, आपका ये रीजन इज इनसेंसिटिव टू ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन बढ़े कम हो इसे पता नहीं चलेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही इसे पता चल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो इसको पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने और H+ के बढ़ने के लिए ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो दिस इज योर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इतना ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा जी डिसऑर्डर्स में। डिसऑर्डर्स में जो पहला डिसऑर्डर है जिसके बारे में हमें बात करनी है, दैट इज आस्थमा, ठीक है। अब ये क्या है? आस्थमा क्या है? इट इज बेसिकली जब आप ब्रीदिंग करने में आपको डिफिकल्टी होती है, और ये क्यों होती है? ड्यू टू वीजिंग। और वीजिंग क्यों होती है? क्योंकि आपकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। क्या हो रहा है बेटा? इट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, है ना, विच कॉजेज वीजिंग, जिसके वजह से क्या हो रही है? वीजिंग हो रही है। और ये वीजिंग क्यों होती है? क्योंकि बेटा जी क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है इन ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई, ठीक है। एक पहला डिसऑर्डर ये रहा। दूसरा डिसऑर्डर है एम्फाइसीमा। सेकंड डिसऑर्डर कौन सा है बेटा? एम्फाइसीमा। अब जब मैं एम्फाइसीमा की बात करती हूं, ये वो डिसऑर्डर है जो उन लोगों को होगा जो कि सिगरेट स्मोक कर रहे हैं। ये क्या एक तरह का क्रोनिक डिसऑर्डर है, क्रोनिक डिसऑर्डर है। और इससे आपकी क्या, इसमें क्या होती है? आपकी एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है। और ये मेजरली किन में दिखेगा? सिगरेट, ये आपके स्मोकर्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? एम्फाइसीमा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो एल्वियोलर वॉल डैमेज होने का मतलब क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तीसरा है बेटा जी आपका ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहां पर आपको क्या होता है, उनका काम ऐसा होता है जिसके वजह से उनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बेटा जी अगर मैं बात करूं, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री होगी, ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज होगी, तो यहां पर बेसिकली क्या होती है? फाइब्रोसिस हो जाता है, सिलिकोसिस हो जाता है ना, ऐसी सारी चीजें हो सकती हैं। तो इन लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि ये लोग मास्क पहन के रखें। सिलिकोसिस एंड फाइब्रोसिस, मास्क पहनने के लिए सजेस्ट किया जाता है, ठीक है। अब एक और है बेटा जी हमारे पास डिसऑर्डर, आपके एनसीईआरटी मेंशन नहीं है बट मैं आपको बता देती हूं, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अब मैंने आपको बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड तो बीवी है ना, वाइफ है, तो बेटा जी इसके आगे तो चलेगी नहीं। तो जब आपकी बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल ज्यादा हुआ तो आपका हीमोग्लोबिन ना कार्बन डाइऑक्साइड को भाव देगा और ना ही आपकी ऑक्सीजन को, तो जिसके वजह से बेटा जी सफोकेशन हो जाएगी। और सफोकेशन क्यों होगी? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड 210 टाइम्स मोर सॉल्युबल है,
समझ रहे हो, 210 टाइम मोर सॉल्युबल है। इसके अलावा ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है एक, वो मैं आपको बता रही हूँ, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से सफोकेशन होती है। तो यहां पर बेटा जी विद इन आई गेस 1 घंटा 10 मिनट मैंने आपको पूरा चैप्टर बताया है। इसके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड बेटा ये वन शॉट इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए उन बच्चों को, खासकर जो अभी 11th में आएंगे, कि आपको आगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसके डिटेल लेक्चर्स भी आएंगे, है ना, लेकिन ये वो बच्चे भी देख सकते हैं जो आपका नीट दे रहे हैं इस साल, बट जो 11th वाले हैं मैं उनको बोलूँगी बेटा इसके डिटेल लेक्चर्स भी आएंगे। ये तो मैंने अभी बहुत छोटे में क्रिस्प फॉर्म में बताया है, लेकिन इसके डिटेल लेक्चर्स भी आने वाले हैं। सो डोंट वरी एंड वी आर विद यू। जस्ट फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। और फॉर फ्री पीडीएफ आपको आपके एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टिल देन टाटा बाय बाय एंड सी यू।